हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग CSIR नेट फरवरी 2025 का पार्ट सी से लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि पार्ट सी में पूछे गए हैं। पार्ट सी में टोटल शायद 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम लोग किसी अलग लेक्चर में सॉल्व कर लिया जाएगा। तो 6 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 71, कह रहा है कि फॉर अ वेरिएबल x कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस। हमारे पास यहाँ पे v एक वेक्टर स्पेस दिया है जहां से a b c d हमारे क्या है, r से आ रहे हैं, और एक यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है d जो कि v से v पर है। बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर d ऑफ f इज द डेरिवेटिव ऑफ f। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक d है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v पर। ठीक है ना। ये कैसे डिफाइन है कि d ऑफ f जो है वो आपका इक्वल है किसके, f डैश के। ठीक है ना। या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, d ऑफ fx जो है आपका, ये इक्वल है किसके, f डैश x के। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास v दिया गया है। अगर v का बेसिस देखा जाए, बेसिस ऑफ v, बेसिस ऑफ v हमारा जो होगा वो क्या होगा, सभी जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म दिए उनका कोफिशिएंट, ठीक है ना, सॉरी उनके वेरिएबल, यहाँ पे क्या दिया है, x हमको दिया गया है। अगर d को देखा जाए तो d के हम लोग नीचे लेंगे तो यहाँ पे 1, फिर x, फिर x स्क्वायर एंड x क्यूब। ये हमारा क्या होगा, v का बेसिस होगा। ठीक है ना। हमें निकालना है यहाँ पर एक d एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू x एंड m हमारा कैसा है, v से v पर है। बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन m ऑफ f इक्वल टू क्या है, x d ऑफ f। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले d के लिए हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो b दिया गया है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा कितने, इसके बेसिस कितने हैं, 4। अगर इसकी डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन ऑफ d की, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 4 इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसका अगर d निकाला जाए तो d इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 1 के निकालते हैं, मतलब डी ऑफ 1 की निकालेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 0 मिलेगा। फिर डी ऑफ x निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। डी ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 2x मिलेंगी। एंड डी ऑफ x क्यूब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3x स्क्वायर मिल जाएगी। क्लियर। तो इसको हम क्या करते हैं, सभी जितने भी यहाँ पर वैल्यू मेरे पास मिले हैं इनको डी में मैट्रिक्स में कॉलम के स्पेस में लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है ना। सेकंड में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट x यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 1 एंड बाकी सभी टर्म हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है। फिर उसके बाद x दिया है तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0, x के स्थान पे 2, बाकी सब 0। एंड यहाँ पर थर्ड वाले में ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ पर पास क्या है 3, और ये रहा हमारे पास 0। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग यम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यम हमारे पास क्या कह रहा है, यम हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v पर, जिसकी भी डायमेंशन क्या होगी, 4 ही होगी। तो यहाँ से m ऑफ f ऑफ x की जो वैल्यू है वो दिया गया है x f डैश x। ठीक है ना, क्योंकि d ऑफ f बोला, d ऑफ f किसके इक्वल है, f डैश x के इक्वल है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसका अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो m ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। m ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, क्योंकि x डैश करेंगे तो यहाँ पर पास 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x। बाकी सभी टर्म में भी यही सेम करेंगे, x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x स्क्वायर। एंड m ऑफ x क्यूब करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, 3x क्यूब। ठीक है। इसके लिए भी हम लोग इसको m के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास इसके मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 0 0 0। एंड x के लिए 0 1 0 0। एंड x स्क्वायर के लिए 0 0 2 एंड 0। x क्यूब के लिए 0 0 0 एंड 3। ठीक है। तो यहाँ पर पास 4x4 की मैट्रिक्स ये मिली है एंड 4x4 की मैट्रिक्स ये मिली है। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डीएम का मल्टीप्लिकेशन एंड एमडी का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग डीएम निकालते हैं। डीएम के लिए डी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 0 1 0 0।
एंड 0 0 2 0। थर्ड हमारे पास रो होगा 0 0 3 एंड लास्ट होगा 0 0 0 एंड 0। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमको करना है यम के साथ। यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 एंड यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 2 0 एंड 0 0 0 3। ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 का मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेकंड स्थान पे है, तो जहां पर भी सेकंड स्थान पे होगा वहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 एंड इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये 0 और यहाँ पे 0। सेम इसकी वैल्यू 0 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फिर 0। फिर 0 का करेंगे तो 0 0 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। लास्ट हमारे पास 0 है तो 0 0 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी डीएम की। क्लियर। अब इसके बाद हमको निकालना, डीएम हो गया, हमको निकालना एमडी। तो एमडी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एमडी इज इक्वल टू, एम मैट्रिक्स को देखते हैं क्या है। एम मैट्रिक्स मेरे पास दिया है 0 0 1, यहाँ पे है 0 0 0 0 एंड 0 1 0 0 एंड 0 0 2 0 0 0 0 3। ठीक है, एंड डी मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे। डी मैट्रिक्स मेरे पास ये दिया है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 एंड यहाँ पे 0 0 0 एंड 0। इसका प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास रो है सभी 0 है, तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, सभी 0 आ जाएंगे। ठीक है ना। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0। थर्ड का करेंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर 0। थर्ड का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। लास्ट टर्म में करेंगे तो 0 0 0 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा एमडी। तो एमडी में देखिए 2 6 एंड बाकी हमारे पास दो रो हमारे पास कैसे हैं 0 है एंड यहाँ पे देखिए डीएम, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक रो 0 है, बाकी 3 रो हमारे पास कैसे हैं नॉन जीरो। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से इंप्लाई होता है कि हमारे पास जो डीएम है वो हमारा नॉट इक्वल होगा किसके, एमडी के। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नॉट बोला है। एंड दोनों का ऐड पूछ रहा है, क्या ये दोनों इन्वर्टिबल होंगे। ऐड कर लेते हैं यहाँ पर यम डी प्लस यम करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये रहा हमारे पास डी एंड ये रहा यम। तो रो को अगर हम ऐड करेंगे 0 1 0 0, सेकेंड रो को ऐड करेंगे तो 0 1 2 0 एंड थर्ड रो को ऐड करेंगे तो 0 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 एंड यहाँ पे 3। लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 0 0 0 एंड 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डायगोनल पे देखिए, ये मेरे पास इसका डायगोनल है। डायगोनल पे जो वैल्यू है वो मेरे पास आइगन वैल्यूज होती है। तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे आपको क्या मिला है 0 1 2 3। ठीक है ना। अगर हमें पता है कि कोई भी आइगन, किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कोई 0 आया, ठीक है ना, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो वो हमारा कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है ना, ये हमारे इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टिबल बोला है तो इसके मतलब डी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मेरे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है डीएम हमारे इन्वर्टिबल होगा। डीएम देखिए, डीएम में भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पर पास क्या है, यहाँ पर लास्ट जो रो है ये भी हमारा कैसा है 0 है, इसका मतलब ये भी हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है ना। फोर्थ में कह रहा है रैंक ऑफ डीएम। रैंक ऑफ डीएम, इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ डीएम देखा जाए तो रैंक ऑफ डीएम हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो। ठीक है ना, ये हमारे पास जो रो है नॉन जीरो, ये भी रो हमारे पास नॉन जीरो एंड ये भी रो हमारे पास नॉन जीरो, लेकिन लास्ट वाला जो रो है ये हमारे पास कैसा है, 0 है। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको, एमडी। एमडी करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 0 है, तो रैंक ऑफ एमडी जो होगा वो हमारा कितना आएगा 2। इसकी रैंक 2 आई है और इसकी रैंक 3 आई है, और यहाँ पर इक्वल की बात कर रहा है तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ वेरिएबल एक्स कंसीडर द क्यू वेक्टर स्पेस। यहाँ पे क्या दिया है, एक क्यू वेक्टर स्पेस दिया है
फिर यहाँ पे एक हमारे पास v दिया गया है जिसकी बेसिस अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब दिया है, ठीक ना, ये इसकी बेसिस है। फिर यहाँ पे कह रहा है फर्दर लेट a, एक a हमको यहाँ पे बनाना है कि f हमारा कहाँ हो, v से q पर हो, ठीक ना, f हमारा कहाँ है, v से q पर। q कहने मतलब q ओवर q की बात कर रहा है, ठीक ना। एफ इज क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना, क्योंकि सभी एलिमेंट हमारे एबीसीडी कहाँ सारे क्यू सारे, इसलिए क्यू ओवर क्यू लेकर यहाँ पे चल रहा है। एफ इज क्या है, एक क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। बी में कह रहा है कि बी इक्वल टू आपके पास एफ आपका कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 0 दी गई है, ठीक ना। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर एफ हमारा बी से आए तब हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ कितना होगा, 3 होगा। डायमेंशन ऑफ बी हमारी 3 होगी, डायमेंशन ए हमारी क्या होगी, 4 होगी। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि अगर एफ हमारा ए से आ रहा है देन द इमेज ऑफ एफ इज 1 डायमेंशनल क्यूब वेक्टर स्पेस, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगर हम लोग सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए की बात किया जाए कि इस डायमेंशन इस ए की जो होगी डायमेंशन कितनी होगी, ठीक है ना, तो हमें पता है कि एफ हमारा ए से बी से कहाँ है, क्यू पर है। तो डायमेंशन ऑफ अगर ए की बात किया जाए तो डायमेंशन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ क्यू के, ठीक ना, क्यू मतलब क्यू ओवर क्यू के, ठीक। अब v को देखिए, v हमारा ये रहा, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 4 बेसिस है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ v हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 4। एंड q ओवर q सेम वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, f ओवर f दिया जाता है, सेम वैल्यू रहती है, तो उसकी डायमेंशन हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक ना। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 1। तो डायमेंशन ऑफ ए की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा, 4। तो थर्ड ऑप्शन हमारे लिए तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बी को देखो, बी पे कह रहा है कि एफ जो हमारा ए से आ रहा है उसकी इमेज जो 1 पर है वो 1 पे इमेज क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास बेसिस दिया गया है वो बेसिस क्या दिया गया, 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब, ठीक है ना। अब एफ आपका ए से आ रहा है और ए कहाँ पे मैप है, ए हमारे एफ वी से क्यू पे मैप है, ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और आपका बी डिफाइन किया गया है कैसे कि एफ आपका ए में है एंड सच दैट एफ ऑफ 1 जो है वो आपका इक्वल क्या है, 0 है, ठीक ना। अगर एफ हमारा ए से आ रहा है तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम लोग ऑपरेट करते हैं एफ को, यहाँ पर इमेज ऑपरेट करते हैं तो एफ ऑफ 1, ठीक है ना, ये बी के लिए बात कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं इसको, राइट, इमेज की बात कर रहे हैं तब तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर एक हमारे पास 0 मिल रहा है, बाकी 3 टर्म हमारे पास कैसे हैं, नॉन जीरो है, तो डायमेंशन ऑफ बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ से पता चल गई। अच्छा अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अगर आपका एफ ए से आ रहा है, ठीक है ना, देन द इमेज ऑफ एफ इज 1 डायमेंशनल क्यूब वेक्टर स्पेस। अगर आपका एफ जो है वो ए से आएगा, ए के मतलब यहाँ से आएगा, जो कि एफ कैसा है आपका क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब कह रहा है कि जो इमेज होगी एफ की वो कैसे होगी, 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी, ठीक है ना, ओवर क्यू। तो यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि एफ आपका ए से आ रहा है और एफ आपका क्या है, वी से क्यू पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर रेंज ऑफ एफ की बात किया जाए, रेंज ऑफ एफ की बात किया जाए, वो हमारा सब स्पेस होगा किसका, क्यू का, राइट। जो रेंज ऑफ एफ बात किया जाए तो वो हमारा रेंज किसका होगा, क्यू का सब स्पेस होगा। एंड क्यू का सब स्पेस होगा तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या मिल सकता है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो लेस देन आर इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ क्यू के। एंड डायमेंशन ऑफ क्यू मतलब क्यू ओवर क्यू, तो यहाँ से डायमेंशन इसकी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ एफ जो है वो लेस देन आर इक्वल किसकी होगी, 1 होगी। लेस देन आर इक्वल कहने का मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है ना।
डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ एफ हमारी क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। क्लियर। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक v दिया गया है जो कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया गया है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एफ ऑफ जो हमारे पास ये दिया गया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की जो इमेज होगी वो 0 होगी। मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ इसके डायमेंशन क्या है, 0 और 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ इसकी वैल्यू हम लोग मान सकते हैं, इसकी इमेज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। ठीक। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि रेंज, यहाँ से बोल सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेंज सेट ऑफ दिस फंक्शन क्या हो सकता है, सेट ऑफ दिस फंक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इमेज यहाँ पर ये 0 जा रही है, इसका मतलब जो भी इसके सेट में होएगा रेंज वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ पर 0 आएगा तो लेकिन यहाँ पर इसके क्या कह रहा है कि इसके इमेज में जो आएगा वो क्या आएगा, 1 डायमेंशन आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ आपका बी से आ रहा है, एफ आपका कहाँ से आ रहा है, बी से, जहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 दी गई है। तब पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अगर रैंक नल्टी थ्योरम से चला जाए, इससे रैंक नल्टी थ्योरम से, रैंक नल्टी थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एफ का जो होगा हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन वो किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ एफ। यहाँ से बोल सकते हैं ये बात, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से ये बात हो सकती है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू दिया है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ एफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपके दिया गया। अगर इस वाले इक्वेशन को हम लोग में क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड में डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ ऐड कर देंगे बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ एफ यहाँ पर पहले से है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल, लेस देन आर इक्वल होगा 1 प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ के, राइट। एंड ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, ये वैल्यू इक्वल चल रही है डायमेंशन ऑफ एफ के, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ एफ जो होगा, डायमेंशन ऑफ एफ जो होगा वो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ के। एंड हमें पता है एफ हमारा कहाँ है, वी से क्यू पे दिया गया है। तो वी का डायमेंशन यहाँ पे कितना दिया गया है, हमारे पास 4 दिया गया है। तो यहाँ से लिख लेंगे 4 लेस देन आर इक्वल 1 प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, राइट। तो 4 के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ आ जाएगा। मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, ठीक ना, 3 के बराबर है, 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ जो होगा आपके पास वो क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है कि इसकी जो डायमेंशन है कर्नल ऑफ एफ की वो कितनी दी गई, 3। लेकिन यहाँ पे हमें 4 भी मिल सकती है, इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी क्या है, दो हमारे पास दिया गया 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है विथ रियल एंट्रीज, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एम डिफाइन कर रहा है कि ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। लेट I2 हमारे पास का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कह रहा है कि अगर आपके पास ए और बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक ना, तब एम भी आपका क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास ए और बी कैसा है,
दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग दो ऐसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, जो कि हमारे पास 1 1 0 एंड यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल पे देखिए नीचे मेरे पास क्या है 0 है और ऊपर क्या है नॉन जीरो है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड सेकंड भी हम लोग क्या चूज करते हैं 1 0 0 0, ये भी हमारे पास कैसा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है हमको निकालना है ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1 1 0 0 एंड यहाँ पे मिलेगा 1 0 0 0। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 एंड इसका प्रोडक्ट 0, यहाँ पे 0 0, ठीक है ना। ऐसे हम लोग ए बी ए निकाल लेते हैं। बी ए के लिए क्या आएगा 1 0 0 0 एंड ए के लिए 1 1 0 0। यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे 1 एंड इसका प्रोडक्ट यहाँ पे 1, इसका प्रोडक्ट करेंगे 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। हमें क्या करना है, यम निकालना है। यम की वैल्यू क्या है, ए बी माइनस बी ए। यहाँ से ए बी माइनस बी ए निकालते हैं तो यम इक्वल टू क्या आएगा, ए बी की वैल्यू आपको मिला है 1 0 0 0 एंड बी ए की वैल्यू आपको मिला है 1 1 0 0, ठीक है ना। तो यम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 0 में से -1 और ये रहा 0 और ये 0, ठीक है ना। तो क्या ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, देख लेते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नॉन आइडेम्पोटेंट होना चाहिए, मतलब ये आइडेम्पोटेंट नहीं होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट मतलब यम स्क्वायर करने पर ये हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। अगर आया तो ये हमारे पास कैसा होगा, नील पोटेंट होगा, सॉरी आइडेम्पोटेंट बोल रहे हैं, ये हमारे कैसा होगा, नील पोटेंट होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कैसा होगा, नील पोटेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यम स्क्वायर देख लेते हैं, 0 -1 0 0 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 0 -1 0 0, इसको हमको नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर यहाँ पर 0 एंड ये वैल्यू यहाँ पे 0, ये वैल्यू इसमें करेंगे 0, ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा 0। ये हमारे पास क्या आएगा 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, नॉन जीरो एंड नील पोटेंट। अगर होगा तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, डायगोनालाइजेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये हमारे पास कैसे आ गया, नील पोटेंट आ गया, इसका मतलब ये डायगोनालाइजेबल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि देन यम इज डायगोनालाइजेबल, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में आपके पास कह रहा है कि ए और बी आपके पास अगर डायगोनालाइजेबल ओवर आर है देन यम भी कैसा होगा, डायगोनालाइजेबल होगा ओवर आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डायगोनालाइजेबल है, ये भी हमारे पास कैसा है, डायगोनालाइजेबल। दो ए और बी हम लोग लिए जो कि डायगोनालाइजेबल है ओवर आर पर, लेकिन यम हमारा क्या है, नॉन डायगोनालाइजेबल है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड में देखिए कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर डायगोनालाइजेबल ओवर आर देन देयर इज जस्ट लेमडा इन आर सच दैट यम इक्वल टू क्या होगा, लेमडा आई2 होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं सी ऑप्शन। यम आपको क्या मिला है, हम लोग यहाँ पे इसी को कंसीडर करते हैं, यम आपको मिला है 0 -1 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वल किसको क्या करना है आपको, यहाँ से इक्वल आपको करना है लेमडा आई2, तो यहाँ से लेमडा आई2 मतलब 1 0 0 1। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स बनाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा 0 0 लेमडा। तो यहाँ पे मेरे पास -1 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देयर इज जस्ट ए लेमडा इन आर सच दैट यम स्क्वायर इक्वल टू लेमडा आई2, ठीक है। m2 आपको पास क्या मिला, m2 आपको मिला 0 0 एंड लेमडा आई2 मतलब लेमडा 0 0 लेमडा इक्वल यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0 0 0 0। तो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, जो कि आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 को ओवर आर डिनोट द वेक्टर, डिनोट द आर वेक्टर स्पेस 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। यहाँ पर एक आपके पास ए है एंड बी, दो 2x2 की मैट्रिक्स दिए गए। फिर कह रहा है डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
टी m2 ओवर r2 m2 ओवर r पर, एंड टी ऑफ x जो है वो a x एंड b ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है ना। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सोल्यूशन आसानी से कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है रिजल्ट, इसको देखिए। रिजल्ट में कहता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, लेट ए एंड बी, ए एंड बी दो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है एंड एक आपके पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहिए टी एम एन ओवर समथिंग आर मान लेते हैं, आर टू एम एन ओवर आर पर, ठीक है ना। बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंड डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स जो हो वो आपका इक्वल हो ए एक्स ऑफ ए एक्स बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तब यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ जो टी होगा वो आपका इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के स्क्वायर के, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इसका जो ट्रेस होगा ऑफ टी का ये आपका इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए एंड इंटू ट्रेस ऑफ बी के, ठीक ना। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक। तो कंडीशन पहले में क्या कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ए एंड बी का। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात किया जाए तो ए का डिटरमिनेंट आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 6, एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात किया जाए, डिटरमिनेंट ऑफ बी आपको क्या मिल जाएगा -5। क्लियर। तो इनका हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ टी निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल टू क्या मिलेगा 6 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 36 प्लस सॉरी इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 25, ठीक है। जब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड कहीं हम लोग गलती तो नहीं करें। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको मिलेगा 6 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3, हम 6 कर दिए हैं, माई फॉल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ आपको क्या मिल जाएगा, ए आपको मिलेगा यहाँ पर 3, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, हटाते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 225। तो ए ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड। अब ट्रेस की बात कर रहे हैं, ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रेस ऑफ ए, यहाँ से 4 मिल जाएगा, डायगोनल को ऐड करना रहता है। एंड ट्रेस ऑफ बी आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ट्रेस ऑफ टी मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिजल्ट से हमारा ये काम आसानी से हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी आपके पास दिया गया है, जो कि पूछ रहा है कि बोथ ए एंड बी आर डायगोनलेबल ओवर आर, या ए इज डायगोनलेबल ओवर सी बट नॉट ओवर आर, नाइदर ए नॉर बी इज डायगोनलेबल ओवर आर बट बोथ आर डायगोनलेबल ओवर सी, नाइदर ए नॉर बी इज डायगोनलेबल ओवर सी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट बताते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट से ये काम भी हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रिजल्ट है कि यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई देखिए ये हमारा कैसा है, आपके पास आपको पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे एक रिजल्ट है कि ऑर्थोगोनल एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलेबल ओवर आर,
डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ओवर सी, ठीक ना। अब ऑर्थोगोनल कैसे पता करें, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कैसे है, तो फॉर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल के लिए आप क्या करें, जो मैट्रिक्स दिया जाए उसका ट्रांसपोज के साथ उसका प्रोडक्ट कर दो। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रही है तो आपका कैसा होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ओवर सी, ठीक है, ओवर आर नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 0। प्रोडक्ट कर देते हैं ए का ट्रांसपोज के साथ, तो ए आपको यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए आपको दिया गया है 0 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड ए का ट्रांसपोज यहाँ पे आपके पास दिया गया है 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है ना। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से 1, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे 0, इनका प्रोडक्ट करेंगे 0, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से 0 एंड यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 0 1। ये आपके किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो आपके पास दी गई है, ये मैट्रिक्स कैसी होगी आपके पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ से इंप्लाई क्या होता है कि ये आपका क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ए आपका डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ओवर सी, ठीक ना, यहाँ पे याद रखिएगा ये ओवर सी ही रहेगा, ठीक। नाइदर ए नॉर बी डायगोनल, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट आर। तो यहाँ से ए आपका डायगोनलाइजेबल है ओवर सी, ठीक है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अभी आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ए को कह रहा है डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो बचा है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं क्या बी डायगोनलाइजेबल होगा ओवर सी की नहीं, ठीक है ना। इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे करते हैं, बी का ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास दिया गया है 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बी ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज क्या करेंगे 0 0 1 0, ऐसे क्या मिल जाएगा 1 0 एंड यहाँ पर 1 0 0 0 एंड यहाँ से 0 1 0 0 एंड यहाँ पे मिल जाएगा 0 0 0 1। क्लियर। इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट करके चेक कर लीजिए। और यहाँ पर अभी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, क्लियर, जो कि आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बी भी हमारा कैसा होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ओवर सी, ठीक है ना, ओवर सी। तो बी भी आपका क्या हो जाएगा डायगोनलाइजेबल, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका आपको पता ही है क्या करना है, ए को निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई करके, ठीक ना। तो यहाँ से आपके पास जो भी मिलेगा वहां से आप लोग क्या करें, अगर ओवर सी करना है तो ओवर सी के लिए आपके पास यहाँ पर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर करके यहाँ पर आपके पास आना चाहिए, ठीक ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा लेमडा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक। तो जो कि ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जिससे आपके पास आइगन वैल्यूज मिल जाएगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओवर सी आपके पास क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, क्योंकि ये दो डायगोनलाइजेबल कैसे होगा, तीनों आपके पास जो यहाँ पे मिले आइगन वैल्यूज, ये तीनों आइगन वैल्यूज आपके पास कैसे हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक ना। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल रहा है तो इसका मतलब ये अप्लाई क्या करता है कि ये आपका क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, क्लियर।
ऐसे भी करके आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आसानी से यहाँ पर प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। मेरे अंदाज से ये रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा फुलफिल होगा। यहाँ से अगर इस मेथड से जाएंगे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास V है, बी द आर वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 पाई, ठीक है ना, विद द इनर प्रोडक्ट गिवन बाय, यहाँ पर आपके पास एक इनर प्रोडक्ट दिया है एंड यस आपके पास यहाँ दिया गया बी एंड डब्ल्यू एस सब स्पेस ऑफ बी जनरेटेड बाय यस, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज ये पता चलता है कि इसके पास 4 बेसिस है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यस आपके पास कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है यस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अब हमें पता करना है कि यस हमारा डब्ल्यू का बेस है, ओ सॉरी, हाँ यस हमारा डब्ल्यू का बेसिस है या नहीं, ठीक है ना। देखिए बेसिस है या नहीं इसको पता करने के लिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये बेसिस बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो बेसिस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा 1 साइन एक्स प्लस अल्फा 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा 4 कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले एक बार x बराबर 0 पे देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ से अल्फा 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा 2 साई अल्फा 3 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा 4 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं x इक्वल टू पाई लेके चलते हैं। x इक्वल टू पाई लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन तब भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन 0 हो जाएगा, मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 3 आपका 0 होगा। बचेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस अल्फा 2 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस अल्फा 4 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा 4 इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब अल्फा 4 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा अल्फा 3 भी आपके पास 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं एक्स इक्वल टू चूज करते हैं पाई बाय 2, ठीक है। अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आपके पास 0 हो गया, ठीक, सॉरी अल्फा 2, यहाँ पे अल्फा 2 एंड अल्फा 4 आपके पास क्या हो गया 0। सिर्फ आपके पास अल्फा 1 और अल्फा 3 के बारे में पता करना, तो एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन 90 मतलब अल्फा 1 प्लस यहाँ पर भी साइन 90 मतलब अल्फा 3 इक्वल टू 0, ठीक ना। फिर क्या करते हैं x इक्वल टू पाई बाय 4 रखते हैं। अगर x इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अल्फा 1 अपॉन रूट 2 एंड प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा अल्फा 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखा जाए तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस अल्फा 3, यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू तो माइनस अल्फा 3 अपॉन में रूट 2 एंड प्लस अल्फा 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अल्फा 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड प्लस 1 अपॉन रूट 2, जिससे आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी अल्फा 3 की वैल्यू 0 एंड अल्फा 1 की वैल्यू भी 0। तो यहाँ से आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 सभी की वैल्यू क्या मिल गई 0, जिससे ये पता चलता है कि हमारे लिए इंडिपेंडेंट होगा, एल होगा ये, तो इसका मतलब ये हमारा बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू, ठीक। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना। देखिए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से कहाँ पर पाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए एक बार हम लोग क्या करते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स को साथ लेके चलते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस देखते हैं 0 से पाई क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन 2x dx, ठीक है ना। तो साइन 2x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/4 कास 2x और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से पाई। तो एक बार हम लोग क्या रखेंगे पाई रखेंगे तो कास 2 पाई हो जाएगा एंड 0 रखेंगे तो कास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/4 कास 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस कास 0 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0। तो ये दोनों तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के लिए तो
करेक्ट है, ठीक ना। ठीक, ऑर्थोगोनल चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पे के लिए करेक्ट हो जाएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स एंड कास स्क्वायर एक्स भी यहाँ पर हमारा ये कंडीशन अप्लाई करेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कामा कास स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो स्क्वायर इसलिए 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx। हमें पता है कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई cos 2x का फार्मूला यूज करेंगे, तो cos क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2x, सॉरी 1 माइनस cos 2x, यहाँ से मिल जाएगा 1, 0 से पाई का साइन 2x को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या 1 माइनस कास 2x अपान में 2 बन जाएगा इंटू डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ से देखिए, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा x, और x हम लोग क्या रखेंगे पाई, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यस इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एफ और जी, जो कि हमारे यस से आएगा, ठीक है ना, सच दैट इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, आपस में 0 आएगा, ठीक है। ऐसा एग्जिस्ट करने के लिए कह रहा है, हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स यूज करेंगे तब इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि यस कंटेन्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, यस कंटेन्स कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि देर यस देर एग्जिस्ट यस एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, यहाँ पर यस कंटेन्स कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स एंड कास स्क्वायर एक्स को कंसीडर किए थे, जो कि हमारे पास क्या आया था, नॉन जीरो आया था। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए आपको ये क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज क्या किया, लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन और बच रहा है, जिसको हम लोग किसी लेक्चर में उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।